हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम हैं आपके विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले पार्ट पे। इस पार्ट में हम आगे के बारे में जानेंगे, बिल्कुल 3D पिक्चर के जरिए, एनिमेशन के जरिए, और एक एक कॉन्सेप्ट को हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे कॉपी पेन लेके बाबू बैठिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होगा, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तभी आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अदरवाइज इसको शेड्यूल कर दें कि जब आपको टाइम मिलेगा, इवनिंग में, मॉर्निंग में, दोपहर में, उस टाइम पे आप कर लेना। तो ऐसे पढ़ने से ये आपके लिए यूजफुल होगा। अदरवाइज वो पेट भरने वाली पढ़ाई होगी, आपको लगेगा आपने पूरा वीडियो देख लिया है, लेकिन एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, एक्चुअली में क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होगा, फिर डिमोटिवेट होगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 1 के अंदर हमने ना वो सारी चीजें सीखी जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को लेकर। आज इस पार्ट 2 में हम आगे बात करने वाले हैं, और यहां पर मैं आपको सीधा लेके आ जाता हूं। देखिए, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं एक एक करके आपको रिकैप कर देता हूं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट का नोट्स है जो मैं क्लासेस में करवाता हूं, तो मैं उसी नोट्स को मॉडिफाई करके आपके सामने क्लासेस दे रहा हूं। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे होते हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो वो नोट्स को मिलाते हैं, तो फिर वो इस तरीके से, जैसे किसी बच्चे से मांग के भी लिखेंगे तो उन्हें पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा समझ में आएगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक करंट भी आपको समझा दिया था, ये चीज क्लियर कर दी थी आपको। इसके अलावा फिर हमने आपको ये क्वेश्चंस भी करवा दिए थे पार्ट 1 के अंदर, वो हम इसमें नहीं डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड देन आफ्टर उसके बाद हम क्या करने वाले थे, आपका डिफाइन करने वाले थे एम्पियर का, इलेक्ट्रॉन फ्लो का। ये सभी मैंने आपको करवा दिया था कि कैसे आप डिफाइन करते हैं, एक एम्पियर परिभाषा देते हैं, या बाकी चीजें होते हैं। और ये हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। और हमारा जो आज का क्लास है वो यहाँ से बाबू स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय सूरज सर, जिसने स्टेट बोर्ड के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स, पीवाईक्यू, फॉर्मूला सीट, वो सब यहाँ पर फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा फेसबुक और इंस्टा पेज भी है इसी नाम से, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशंस भी आते हैं। तो यहाँ आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मोशन इन कंडक्टर, यानी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। भैया चालक क्या होता है, हेलो, यहाँ ध्यान दो यार, इधर उधर मत देखो। चालक क्या होता है? चालक वो होता है सर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, है ना, ये सब, सोना भी होता है। अब जैसे मैंने गोल्ड की रिंग पहनी है, देखो ये बढ़िया कंडक्टर है, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चांदी, सिल्वर होता है, बढ़िया है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है भैया, क्या कुछ है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का एक मार्कर है, ये पेन है। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करूंगा तो ये जो पेन है क्या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा अब इसकी जगह पे मैं कोई भी ले लेता हूं, जैसे कि मैं लोहा ले लेता हूं, तांबा ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, क्या उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी बैटरी लगाने पर? बोलेंगे हाँ सर, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि विद्युत धारा के बारे में जहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बाबू जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा उसके विपरीत दिशा में ही हम विद्युत धारा की दिशा मानेंगे, हाँ या ना? बोले हाँ सर, यही पढ़ाया था। तो अगर इलेक्ट्रॉनों के चलने से, इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से, इलेक्ट्रॉनों के मूव होने से विद्युत धारा आता है, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? हेलो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? क्या लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? खाली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल आपके लोहा में ही होता है, तांबा में भी होता है, मतलब इन्हीं चीजों में केवल होता है, धातुओं में, मेटल्स में होता है, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। तो नॉनसेंस वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह पर है, सभी धातुएं, सभी धातु की जितने पदार्थ होते हैं सब कणों से मिलकर बने होते हैं, कण अणुओं से यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परमाणु यानी एटम से मिलकर बने होते हैं। और ये जो अपना परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीन आधारभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जो विजिबल है या इनविजिबल है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन को भेदभाव करता है?
मतलब वो जैसे ही प्लास्टिक को देखता है, इसको देखता है, प्लास्टिक, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे अंदर नहीं दौड़ूंगा, ना 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 ना, ओ तांबा है तू, आजा आजा आजा, मैं तेरे अंदर खूब दौड़ूंगा। ऐसा होता है क्या? तो यहाँ पर वर्ड को हमें सुधारना है, हमें इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या बोलना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलना है। क्या बोलना है बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना है। यानी कि ध्यान से देखेंगे, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होना और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये बिल्कुल वैसा ही है, जहां 100 लोग फ्री होते हैं, भीड़ जल्दी इकट्ठा हो जाता है, वो अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। लेकिन जहां बहुत सारे लोग होते हैं बट व्यस्त होते हैं, वो आपके लिए नहीं आ पाते हैं। जैसे गांव जब आप जाते हुए कभी बाहर से आते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको लेने के लिए आ सकते हैं अगर वो फ्री हैं तो। बट शहरों में व्यस्तता ज्यादा होता है, उनके खर्चे होते हैं, काम करना होता है, बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, तो लोग फ्री नहीं है, तो वो आ नहीं पाते हैं। तो हमें ये माइंड लेके चलना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। अब एक सवाल और आता है कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया चांदी लिया, तांबा लिया, कॉपर, कुछ भी लिया। जैसे कि मान लो आपके लिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी कि हमने एक ट्यूबलाइट यहाँ पे लिया है, और पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस वगैरह तो होता रहेगा, पहले यहाँ समझते हैं। सिलेबस का ही पार्ट है यार, कोई फालतू चीज नहीं कराते हैं। तो ये हमने ट्यूबलाइट ले लिया, दिख रहा है यहाँ पर, और इधर आ जाऊं, नहीं इधर आ जाता हूँ। ये देखो, ये ट्यूबलाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, और इसका ना ये वायर है, राइट। तो ये वाला तार है, और ये तार जो होता है, इसको जैसे ही हम स्विच में डालेंगे, या इस तार को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ट्यूबलाइट क्या होगा? मतलब जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। यस और नो? बोले यस सर, यस, ये ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब इसके अंदर तो भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ या ना? बोलो भाई, एकदम चुपचाप बैठे रहते, मुंह में दही जमा के, क्या हुआ? वो सर मुंह में दही जमा है, बोल नहीं सकते। खैर, मजाक अपनी जगह है, सीरियस मत लेना। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो सवाल ये है कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या चुपचाप बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा होता है जैसे ही कोई बैटरी लगाया जाएगा, उसके बाद चलो दौड़ना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा? कुछ ऐसा होगा क्या? या फिर ये घूमता रहता है, नचता रहता है? तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि आपने देखा होगा जब स्कूल के टाइम में आप लोग पढ़े होंगे, तो जब स्कूल में पार्क होता है या ग्राउंड होता है, वहां पर बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, तो कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कभी बच्चे स्थिर, कभी आपने देखा है कि आधे घंटे का, 1 घंटे का लंच मिला है स्कूल में, और सारे बच्चे क्लास में जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं एकदम से, नहीं जी डिसिप्लिन मेंटेन करना, नहीं जी हमें तो बिल्कुल आईएएस बनना है, इसलिए अभी से पढ़ाई करनी है? कभी ऐसा होता है क्या? वो ना चूहों की तरह कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी धातु के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी चालक के अंदर, है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो बोल लो यार, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे होते हैं ना, घूम रहे होते हो ना, वो इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे घूम रहे होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ नहीं पहुंच पाता है, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता है अगर हम वोल्टेज नहीं देते हैं। तो ये आपस में कोई इधर जा रहा है, 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 और इन सब का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो औसत वेग होता है, वो शून्य हो जाता है। इसीलिए यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम किसी बैटरी से, किसी ऐसे समझिए वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, तो अब यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। अब पॉइंट यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला है, समझिएगा, इधर हो जाऊं क्या, वीडियो में दिखाई दे, हाँ, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला है, तो क्या वो आर्मी का रूल फॉलो करता है कि बिल्कुल लेफ्ट राइट करके चलेंगे, ऐसा लेफ्ट राइट करके चलेंगे, कुछ ऐसा होता है? या फिर वो रेंडमली जैसे तैसे भाग जाता है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, और इसका आंसर ये है कि देखिए, जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा कि हमारे एक बचपन में टीचर थे, उनका नाम था केदार सर। तो एक्चुअली केदार सर जो थे ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा पीटते भी थे, और उनसे बच्चे डरते भी थे, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि जैसे केदार सर अगर यहाँ खड़े हो गए और बोला कि सामने क्लासरूम है, तो बेटा आप लोगों को क्लासरूम में जाना है, राइट। तो अब जितने भी बच्चे होंगे भले घूम फिर के नचते नचते जाए, लेकिन अगर केदार सर यहाँ खड़े हैं, तो फिर यहाँ से फिर वही पहुंचेगा वो। और ऐसे ही कहानी हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ विजुलाइज कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं विजुलाइज कर पा रहे होंगे। आइए इस विजुलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और 3D एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ, उसके बाद मैं सारे लाइन बाय लाइन आपको चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा क्या कुछ कैसे होता है यहाँ पे, और बेहतरीन तरीके से इसको हम समझेगा यहाँ पर।
तो लेट्स सी दिस वन, इसको हम लोग एक्चुअली देख लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आ जाइए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आप ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहे होते हैं, और ये जहां तहां जो आपको दिख रहा है यहाँ पर येलो येलो कलर का, ये सारे परमाणु हैं, यानी एटम है, वो सारे मटेरियल के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कहानी ऐसी है कि भले ये टकराता है ना, टक्कर होता है, तो टकराते टकराते चाहे जैसे जाए, बट अगर यहां से चला है ना, तो ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल तक एनी हाउ पहुंचेगा। ये बात को एकदम लॉक कर लीजिएगा। और इसके पीछे कारण कौन है, इसके पीछे कारण है वोल्टेज, इसके पीछे कारण है विभवांतर, जो वोल्टेज आपने लगाया है। क्योंकि वो वोल्टेज क्या कहता है, वो वोल्टेज एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की वजह से जितने भी इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर एक बल लग रहा होता है, और इस बल की वजह से बहुत सारे टक्करों के बाद भी ये यहां से चलता है तो वहां पहुंचता है। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि हमारा जो विद्युत धारा का दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत होता है। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं, और यहाँ पर आपको एक और बेहतर तरीके से बताते हैं कि देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन ये चला है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है। अब ओवरऑल देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए ये है पटना, पटना से मान के चलिए कोई बस चला, कोई बस है जो पटना से चला, और वो बस जो मान लो आया हरिद्वार तक, ऐसे समझिएगा, वो बस हरिद्वार तक आया है यहाँ पे। तो पटना से हरिद्वार तक अगर कोई बस आई है, तो जरूरी नहीं है कि पटना से हरिद्वार के बीच में एक सीधी सड़क हो और उसी सीधी सड़क पे चले। बीच में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होंगे, बीच में बहुत सारे ऐसे मतलब कह सकते हैं रास्ते होंगे, जो कभी पूरब की ओर होगा, कभी पश्चिम की ओर होगा, कभी दक्षिण की ओर होगा, कभी अप, कभी डाउन, कभी ढलान। बट एक्चुअली में हम कहेंगे कि ये चाहे जैसे भी पहुंचा है, लेकिन कहेंगे ये इस दिशा में गया है। तो वैसे ही हम ये कहते हैं कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, इसके पास तो ऐसे ना जाने कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, और उतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन तो हम दिखा भी नहीं सकते यहाँ पर आपको। हम तो एक 3D एनिमेशन के जरिए उतना ही आपको समझा सकते हैं जितना आपका विजुलाइजेशन है, जो समझने की क्षमता है, वो अच्छा रह सके। तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, किधर चल रहा है जी, इधर चल रहा है। सो डैट मीन हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा किधर जाएगा, विद्युत धारा आई, इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से सवाल क्या पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति कैसी होती है। तो इनकी जो गति होती है वो रैंडमली होता है, याद रखिएगा, रैंडम मोशन इसको कहते हैं, रैंडम, यादृच्छिक इसको बोलते हैं। तो यादृच्छिक गति होता है ये, है ना, रैंडम मोशन होता है, ऐसा सवाल पूछा गया है ये। और बहुत सारे टक्कर होते हैं, क्या होते हैं जी, बहुत सारे टक्कर होते हैं, बहुत सारे कोलिजन होते हैं। तो टक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, इस टक्कर को, है ना, इन्हें कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन जो होते हैं बहुत सारे, मान लो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, इस तरीके से इतने सारे टक्कर इससे हो रहे होते हैं कि इन टक्करों की वजह से ये इधर उधर होने के बावजूद भी, क्योंकि हम वोल्टेज दे रहे होते हैं, तो यहाँ से यहाँ आराम से पहुंच जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए इस एनिमेशन को और आगे देखते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से हमें चीजें क्लियर हो सके। अरे बाबा ये क्या हो गया जी, तो बाहर निकल गए सीधा हम यहाँ पे, खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर काम चल रहा था। फिर कोई नहीं, मैं फिर से इसको ले आता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। लो जी आ गया ये, और इसको पूरा देखते हैं। तो आप पूरा पिक्चर में देखिए ध्यान से, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो मच्छरों की तरह बन, इस तरीके से करता हुआ इस तरीके से अपने मिशन पे चल रहा है कि भाई मुझे इधर पहुंचना है। डैट मीन व्हाट, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक टर्मिनल से शुरू होते हैं, एक छोर से शुरू होते हैं, दूसरे छोर तक पहुंचते हैं, और हमारा जो विद्युत धारा का परिपथ है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट है, वो अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। बट इसके पीछे एक्चुअली रीजन की बात करते हैं, हम कारण की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा चालक होता है, जो भी हमारा आपका कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर की बनावट को ध्यान से देखेंगे तो इसका एक तार हम निकालते हैं दोनों एंड से, और इसको किसी न किसी सेल, बैटरी या किसी ऐसे जगह से जोड़ देते हैं जो हमें वोल्टेज देता है। और इन्हीं वोल्टेज की वजह से ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करता हुआ, यानी यादृच्छिक गति करता हुआ यहां से यहां तक पहुंचता है। आप अगर इस सेशन में जुड़े रहेंगे
तो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी बेहतर समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करना है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे परमाणु आपको दिख रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एटम दिख रहे हैं। इनकी मजबूरी है, जैसे किसी सड़क पे आप जाते हैं, मेला लगा हुआ है, तो आपकी मजबूरी है कि घूम फिर कर ही जाएंगे आप सीधे गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं भैया, क्योंकि सीधे गाड़ी निकालेंगे तो टक्कर होगी। टक्कर तो यहाँ ऑलरेडी हो रहा है, देखो कितने टक्कर हो रहा है। कोशिश तो यही है कि यहाँ से यहाँ आ जाए, लेकिन आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि बॉन्ड होता है, आबंध होता है, और ये जो आबंध होते हैं ये बड़े मजबूती से बंधे होते हैं, और इन्हीं के गैप से इलेक्ट्रॉन को इसको बाहर निकलना है। और ऐसा करने के लिए कौन बाध्य करता है, कौन मजबूर करता है? ये केदार सर है ना बैठे हुए, वोल्टेज जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और इस तरीके से इतने सारे टक्कर के बाद फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक पहुंच पाता है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, और हमारा विद्युत धारा का जो परिपथ है वो पूर्ण हो पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, और यहाँ से जितने भी सवाल होंगे वो हम देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और अगेन बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे तैसे जाता है, इसीलिए इसका कोई ऐसा फिक्स रास्ता नहीं है, इसको रैंडम बोलते हैं, यादृच्छिक बोलते हैं। चलिए जिसे आप होल्ड कर जाइए, और होल्ड करके अब आते हैं आपको लेकर अपने प्यारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए इसको समझाते हैं। यहाँ पर आई थिंक ये भी हट गया था, तो मैं इसको बैक कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए विद्युत धारा जो है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, एक्चुअली में एक कल्पना हम बोल सकते हैं, कल्पना बोल सकते हैं धनात्मक का, है ना, धनात्मक आवेश का कल्पना बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम वापस लेके आते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये वाला दिस वन, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ये प्रीवियस क्लास का है, जिसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। हमारा यहाँ से स्टार्ट है। कथा ध्यान देना है आपको कि इन कंडक्टर्स द पॉजिटिव आयंस आर ऑलमोस्ट स्टेशनरी, यानी कहता चालकों में जो धनात्मक आयन होते हैं लगभग स्थिर रहते हैं, जबकि है ना वेयर एज द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जबकि इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो हम किन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं? बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। हम किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ा जाए, बोले हाँ सर आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देना है आपको कि दो केसेस हमारे पास है, एक तब जब हम वोल्टेज दे रहे होते हैं, और एक तब जब हम वोल्टेज नहीं दे रहे होते हैं। तो सोचिए कि जब हमने यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिया है, तो क्या ये ट्यूबलाइट जलेगा? नहीं, ये ट्यूबलाइट नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम वोल्टेज दे देंगे, ये ट्यूबलाइट जलने लगेगा। मतलब इसका क्या है? मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आप वोल्टेज नहीं देंगे, मतलब विदाउट अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, बिना विभवांतर लगाए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं। कैसा गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं, जिससे उनका जो औसत वेग होता है बाबू क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। और ये लाइन आपको ध्यान रखना है, यही शब्द को ध्यान रखना है कि इनका जो औसत वेग होता है, इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है। कब 0 हो जाता है? जब हम कोई वोल्टेज देते ही नहीं है। हेलो, हम कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे। सोचो अगर अपने आप मैं वोल्टेज ना दूं और इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहां से यहां पहुंचने लग जाए, तो विद्युत धारा तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा जी, करंट अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कोई भी दुनिया में तार होगा, तांबा होगा, लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, उसके अंदर करंट तो अपने आप बहता रहेगा। फिर कोई बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सारे बच्चे खुद से ही पढ़ने लग जाएं, तो केदार सर की क्या जरूरत है? केदार सर क्यों यहाँ खड़े रहेंगे? बच्चे जब खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे तो जैसे ये बच्चे खुद से असंभव अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं पहुंचता है। आपस में ही वो क्या कर लेता है? अपना औसत वेग शून्य कर लेता है। और इसके कारण क्या होता है? फॉर दिस रीजन नो नेट इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। इसी कारण चालक में कोई शुद्ध विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। बाबू ध्यान आ रहा मैं क्या आपको बोल रहा हूं? अपने आप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज लगा देंगे तो वही वाला एनिमेशन जो मैंने आपको दिखाया था, वो सारे इलेक्ट्रॉन भले ऐसे ऐसे करके जाए, ऐसे ऐसे घूम के जाए,
बट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक जा रहे हैं, फाइनली विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं प्रॉपर टाइम ले रहा हूं। बात आपके भविष्य की है, इसको शॉर्टकट में भी बताया जा सकता था। तो ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है, ये मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि ये प्रीवियस डेटा है तो बहुत सारे बच्चों को भी समझ नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है यहाँ पे कि व्हाट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, यानी ठोस चालकों में विद्युत धारा का वहन कौन करता है? तो कौन करता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। याद रहेगा ये आंसर। आप देखो ना, जितने भी चालक हैं बाबू, जितने भी आपके कंडक्टर हैं, उसके अंदर कौन विद्युत धारा को आगे बढ़ा रहा है? तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही तो कर रहा है। कितना आसान है ना? काफी डेप्थ कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूं। दूसरा सवाल पूछता है यहाँ पर, why is there no electric current in a conductor without a potential difference? यानी बिना विभवांतर लगाए चालक में विद्युत धारा क्यों नहीं होती है? और इतनी देर से यही तो मैं आपको समझा रहा था। विभवांतर कहो, पोटेंशियल डिफरेंस कहो, या वोल्टेज कहो, है ना, यही होगा ना। वो कहते हैं ना, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अरे वही कृष्ण है, वही राम है। तो कहने का मतलब है कि वही विभवांतर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, और उसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, जिंदाबाद, चलेगा। तो जब आप कोई वोल्टेज नहीं दे रहे, कोई विभवांतर नहीं दे रहे, तो अपने आप नहीं होगा ना। मतलब बिना विभवांतर लगाए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे। कैसा करेंगे? रैंडमली, यानी कि आप देखो अनियमित गति करेंगे, जिससे इनका जो औसत वेग होगा बाबू शून्य हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है? तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यहाँ पे कि व्हाट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल पूछा है वो सवाल ये पूछा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। अब इसने ये नहीं बोला है कि हम वोल्टेज हमने लगाया है या नहीं लगाया है। तो नॉर्मली ये वो चालक है। यहाँ देखो, ये वही चालक है जी। और इस चालक के इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी? तो दो केसेस बनेंगे। एक ऐसा जिसमें हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, और दूसरा केस ऐसा जिसमें हमने वोल्टेज लगाया है। अब देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है। यहाँ पे वैसे ट्यूबलाइट बड़ा काम का है, तो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया है। तो वोल्टेज नहीं लगाने की वजह से ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इधर भाग आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया। अब ये एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो इनका औसत वेग होता है, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसकी वजह से इनका करंट भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही यहां पर हम क्या लगाएंगे? वोल्टेज लगा देंगे। सर इंग्लिश में लिखा है VOLTAGE, हिंदी लिखिए ना। अरे हिंदी भी यही होगा भैया, वोल्टेज। क्या हो जाएगा? वोल्टेज। अब बताइए, अभी क्या हुआ बीच में? हमारी टीम ने हमें संपर्क किया कि सर ऑनलाइन कोर्स में ना एक बच्चा जो है कह रहा टीचर से बात करना चाहते हैं। बोले क्या हो गया? तो वो कह रहा है कि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं सर, शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए ना, शुद्ध हिंदी में। कहाँ ऐसा होता है? अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी, हमारा ऑफलाइन क्लास भी ऐसे ही चलता है। तो वो बच्चा कहता नहीं नहीं, शुद्ध हिंदी पढ़ाइए ना, एकदम से शुद्ध हिंदी पढ़ाने के पढ़ा दें। बट बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है, तो हमें सारे बच्चों को कवर करना। दिक्कत क्या है? अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी देख लेंगे तो कुछ चला जाएगा क्या? या इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा? आगे पूरा इंग्लिश का इस्तेमाल होना है। तो जैसे ही आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने की वजह से यहाँ पे एक आपका विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को मूव करेगा यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, इस डायग्राम में मिस्टेक है। बच्ची ने जो नोट्स लिखा होगा उसमें मिस्टेक कर दिया होगा और वही नोट्स बन गया यहाँ पर। मैं करेक्ट कर देता हूँ, गलत चीजें पढ़ना बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। देखिए क्या मिस्टेक है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक ये है कि जो बड़ा वाला लाइन होता है वो हमेशा प्लस होता है। कैसा होता है? प्लस होता है। और छोटा वाला कैसा होता है? माइनस होता है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो इन सब के बदले
मैं इसकी पोलैरिटी ही बदल देता हूँ। यानी मैं काम करता हूँ, यहाँ एक बड़ा लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और बड़ा छोटा, और इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये सही हो गया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, माइनस से प्लस की ओर जाएगा। कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर नहीं होगी, फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो हमेशा विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो आपका जो विद्युत धारा होगा वो इधर आएगा, और आपका विद्युत क्षेत्र भी इधर आएगा यहाँ पे। तो विद्युत क्षेत्र कैसे आया यहाँ पे, तो वोल्टेज लगाने की वजह से आया। इस वोल्टेज ने क्या किया जी, इस वोल्टेज ने हर पूरे के पूरे एरिया में एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न किया जो विद्युत क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया, और इन सारे ही इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगना शुरू हुआ। एक ऐसा बल जो इसको इधर की ओर धक्का दे रहा था, एक ऐसा बल जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कह रहा था कि आप भले ऐसे ऐसे करके चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नेगेटिव से निकले हो तो पॉजिटिव पे आपको जाना पड़ेगा। जिसकी वजह से इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, यहाँ पर विद्युत धारा का निर्माण हो गया है। ये पूरा फंडा आपका क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका केस 1 है यहाँ पे, जिस केस 1 की हम बात कर रहे थे, और ये आपका क्या है, केस 2 है यहाँ पे। तो अगर आप लिखेंगे तो सही सही लिखेंगे, और जिस बच्चे ने गलती की, अगर वो वीडियो देख रही है ना, तो वो भी अपने कॉपी में सुधार ले। बाकी क्लास में इसमें बताएंगे कहाँ गलती थी। खैर एनीवे, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जी, और इन द नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या है। अब अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह वेग। इसको संवहन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग भी कहते हैं। हिंदी में थोड़े से नाम एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट इंग्लिश का नाम एक ही होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया, वहां जब शब्द हमने मिलाया तो वहां अपवाह वेग लिखा हुआ था। बाकी मैं लिख देता हूं, अपवाह वेग भी कहते हैं इसको, संवहन या अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। सर ये किस चिड़िया का नाम है, मतलब सर गजब गजब के शब्द यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे ही बच्चा डरा हुआ है, और ऊपर से 2-3 नाम रूप में आते हैं। देखो पहले के जो टीवी सीरियल होते थे, उसमें देखोगे ध्यान से तो उसके अंदर बड़े राक्षस लोग बड़े अजीब तरीके से होते थे। और मैं आज तक यही इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगा हूँ, रहस्य को, यार ये हंसते क्यों थे। मतलब हम लोग भी हंसते हैं, मतलब बड़े गजब तरीके से हंसते। मतलब अलिफ लैला देख लो, पहले के सीरियल या कुछ भी देख लो, उससे बड़ा गजब तरीके से हंसते थे कि आज ना मीम्स बन जाए एकदम से, इस तरीके से हंसते थे वो। तो वैसे ही मान लो संवहन के रूप में आया, करने लग गया। उसके बाद बच्चा बोला अच्छा संवहन संवहन, फिर अगली बार में आ गया अनुगमन, करने आ गया। अब बच्चा कहेगा हद करो यार। तो हमने आपको सिंपल बताया है कि अपवाह कहो, संवहन कहो, अनुगमन कहो, ये एक ही बात है। हम इसको ना अलग अलग नहीं समझेंगे, एक ही व्यक्ति है ना। ड्रेस बदल जाने से वो व्यक्ति नहीं बदल जाएगा। और इंग्लिश का बहुत सिंपल है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, आगे की ओर पुश करना, आगे की ओर बढ़ना। अब देखिए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। ये सब जितना लिखा हुआ है ना, इन सब लिखावट अपने आप लिख लोगे, हमें इसको रटना नहीं है। यार कितना टाइम हुआ है, मतलब दिमाग करने लग गए। यार ध्यान दो, यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, हमें रटना नहीं है। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। मैं वापस से आपको समझाना चाहूंगा, मैं प्रीवियस यहीं पे लेके आ जाता हूँ। एक बात बताओ, इस पिक्चर को ध्यान से देखो जरा। इस पिक्चर में आपने देखा कि जब हम वोल्टेज नहीं दे रहे थे, क्या कर रहे थे, वोल्टेज नहीं दे रहे थे, तो जैसे तैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग रहा था। काहे जी, काहे भाग रहा है इधर उधर, बोले क्या करें, हमारा कोई है ही नहीं चलाने वाला, हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई मालिक नहीं है, तो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, कोई टीचर नहीं है। और यहाँ बोले क्या जी तुम लोग बड़ा इधर जा रहा है, क्या हो गया तुम लोग को, बोला यहाँ पर वोल्टेज बैठे हैं ना, वोल्टेज की वजह से विद्युत क्षेत्र आ रहा है और हमारे ऊपर एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और ये वाला फोर्स हमको धक्का देके उधर की ओर भेज रहा है। बोले अच्छा। तो एक बात बताइए, आपने क्या देखा था वीडियो में भी, एनिमेशन में, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो जैसे तैसे चलता है, ऐसे 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 जैसे तैसे चलेगा ना। तो अगर ये जैसे तैसे चलेगा यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए इतने टक्कर होंगे इसमें, तो हमें छोटा छोटा लेना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तक का वेग कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का वेग कितना हुआ, यहाँ से यहाँ वेग कितना हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना छोटा छोटा हम निकालेंगे।
है ना मुश्किल छोटा छोटा निकालना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोचिए, मैंने कहा था कि अगर पटना से हरिद्वार के लिए हमारा कोई जो है बस निकला, अब ये बस इस पॉइंट ए से निकला और ये पॉइंट बी है, तो ऐसे 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 करके पहुंचाइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि पटना से हरिद्वार जाने में कितना समय लग गया, तो दिल्ली जाने में लगभग लगभग मुझे लगता है जो बस होगा 25 से 30 घंटे लेगा और 5 घंटा हरिद्वार मान लो, यानी इसने कहा कि 35 घंटा ले लिया एग्जाम्पल के लिए। कितना ले लिया? 35 आवर्स, 35 घंटा ले लिया। और लगभग लगभग मान लेते हैं दिल्ली 1000 किलोमीटर है, उसमें 200-250 किलोमीटर और जोड़ देते हैं, एड ऑन कर देते हैं, हरिद्वार उतना है वहां पर, तो हम ये बोल देते हैं कि 1200 किलोमीटर है। हम ये बोल देते हैं 1200 किलोमीटर है। तो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, कभी भी किसी भी बस का, ट्रेन का, गाड़ी का हम लोग औसत चाल निकालते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो इसको एवरेज स्पीड हम लोग कहते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जितना भी दूरी चला है, मान लो दूरी चला है 1200 और कितना समय लगा है उसको आप खाली भाग दे दीजिए। लगभग लगभग यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 7 हो गया, और ये 2 और ये 4, 240 हो गया यहाँ पर, है ना। इसको और डिवाइड कर देते हैं तो 240 भाग 7 यानी 7 या 21, उसके बाद कितना बच गया, उसके बाद यहाँ पर 3 और 0, 7 चौके 28, मतलब लगभग लगभग हम बोल सकते हैं 34 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल सकते हैं? 34 किलोमीटर पर आवर। तो जो 34 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आया है, ये इसका एवरेज स्पीड है। किसका? बस का। बस का एवरेज स्पीड है। जो भी बस यहाँ पर आपने बनाया है, बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ जो बस बना लेते हैं, जो भी बस यहाँ चला रहे हैं, इसका ये एवरेज स्पीड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये पटना से खुला होगा बस तो बिल्कुल एकदम से ड्राइवर बैठा सीट पे और बिल्कुल बोला कसम काली मैया की, दुर्गा मैया की, जय माता दी, एकदम अपन बस चलाएगा 34 की स्पीड से, माँ कसम एकदम से इस बस को जो है 34 की स्पीड से ना ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, कसम खाता हूं बीच में कोई आ गया ठोक के निकल जाऊंगा, चाहे केस बने, मुकदमा हो, एक्सीडेंट हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। कई बार बस चलेगा तो हो सकता है रुक जाए तो 0 भी हो जाएगा, है ना। कई बार बस चलेगा तो हो सकता है कि रात का सन्नाटा हो और सड़क खाली हो तो 50 की स्पीड से भी निकाल दे। कई बार हो सकता है ढाबे पर भी रोकता है वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में बहुत सारे पड़ाव आएंगे बाबू, बीच में बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां पर कम या ज्यादा होगा, लेकिन मोटा मोटी हम ये मान के चलेंगे कि अगर 34 के स्पीड से बस चलेगा तो 35 घंटे में ये पटना से हरिद्वार पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 34 से ज्यादा भी ले रहे हैं और कहीं कहीं 34 से कम भी ले रहे हैं। एक मोटा मोटी समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कहानी है। अब इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एकदम आई एम द डिस्को डांसर, हम डांस करते हुए जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और नचते नचते एकदम से जा रहा है ये। तो अब यहाँ पर छोटा 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 कितना लोगे, टक्कर भी तो हो रहा है। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों की गति को दिखाने के लिए हम लोग एक औसत वेग लेते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, और उसी एवरेज वेलोसिटी का अपना क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन अनुगमन या फिर अपवाह वेग। तो देखा आपने कि अपवाह वेग क्या होता है? अपवाह वेग कोई भूत प्रेत का नाम नहीं है। आप डर जाओ, अरे भैया अपवाह वेग बड़ा खतरनाक है, नहीं नहीं, ये तो औसत वेग है, ये तो एवरेज वेलोसिटी है। किसका? इन इलेक्ट्रॉनों का। कैसे इलेक्ट्रॉनों का? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन? जो किसी भी धातु में या किसी भी चालक में क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली चल रहे होते हैं। अब इसको पढ़ के आपको बताते हैं। और आपको देखिए, मैंने कहा था ना कि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लग रहा होता है। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लग रहा होता है। और वो बल कैसे लगता है? तो आपने पढ़ा E बराबर F/Q। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर पढ़े तो हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, है ना। कोई नहीं, आपको हम याद दिला देते हैं कि पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था E4 एलिफेंट नहीं बाबू, E4 इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। F4 सर, F4 क्या बोले सर? F4 फोर्स, और Q4 क्वीन नहीं, Q मतलब चार्ज, आवेश। अब यहां अगर मान के चलिए F अपॉन नीचे माइनस ही कर दें तो बोलो E इज इक्वल टू F अपॉन माइनस ही हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ। अगर मुझे F निकालना है तो बोलो F इज इक्वल टू
माइनस ई इंटू ई होगा कि नहीं होगा? सर ये बड़ा वाला ई तो समझ में आ गया, ये विद्युत क्षेत्र होता है, ये छोटा वाला ई क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसको हम लोग छोटे वाले ई से दर्शाते हैं, याद रहेगा ये बात। और ये निगेटिव होता है, इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है? मैं साइड में लिख देता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम माइनस में होता है। ये वैल्यू किसका होता है? इस ई की वैल्यू होता है। ये हम बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज कूलम्ब में होता है, कितना चार्ज यानी कितना आवेश होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां से हम देखिए एफ अपना क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जितने भी वेक्टर होते हैं, जितने भी सदिश होते हैं, उन सब में जो नेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो दिशा दर्शाने के लिए काम करता है, डायरेक्शन के लिए काम करता है। और जैसे ही ये नेगेटिव को गायब कर देंगे तो ये केवल और केवल क्या दिखाएगा? परिमाण दिखाएगा। सर ये वाला बतिया जो बताए ना है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बाबू समझ में आया है क्योंकि आपका बेसिक नहीं क्लियर है। तो क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। हमारे इसी चैनल पे हमने 3 वीडियो दिए हैं जो बेसिक फिजिक्स का है, जिसमें 2 वीडियो के बारे में आपको बताना चाहेंगे। साफ साफ देखोगे थंबनेल पे लिखा रहेगा बेसिक फिजिक्स हिंदी मीडियम, बेसिक फिजिक्स इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाला देखना, एक भी इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला वो बेसिक देख लेना, एक भी हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। समझ में आ रही बात आपको? तो वो बेसिक देख लेना, उसमें सब क्लियर कर दिया है कि सदिश क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डायरेक्शन होता है, वो सब कुछ इसके अंदर हमने क्लियर किया है और बड़े शानदार तरीके से क्लियर किया है। तो आप चलिए ये चीज समझ में आ गई अपनी बात, और ये भी समझ में आ गया कि अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कैसा होता है? औसत वेग होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। देखो ना यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था? 0 हो गया था, मतलब यहाँ औसत वेग 0 हो गया। जिसको अब तक हम औसत वेग बोल रहे थे उसी को नया नाम हमने दे दिया है कि अब से तेरा नाम क्या है? तेरा नाम अपवाह वेग है, तेरा नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बोलो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? बोले 100% होगा। भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो बिना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिना चले कैसे हो जाएगा यार? बड़ा फेंकने वाली बात हो जाएगी, लॉजिकल। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े ही नहीं, बस चुपचाप रहे तो चलने लग जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका कुछ तो अपना वेग है, कुछ तो अपनी वेलोसिटी है। बोलो हाँ जी, इसका अपना वेग, अपनी वेलोसिटी है, तो अपना वेग, अपनी वेलोसिटी है, और उसी का नाम बोलो क्या देंगे? जल्दी से बोलो। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका नाम देंगे। अब आइए इस लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कहता है इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि विद्युत क्षेत्र हमने दिया ही नहीं है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, मतलब वोल्टेज ही नहीं दिया है। जैसे इस वाले केस में देखो, इस ट्यूबलाइट को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया है। तार देखो ऐसा है, तो बोलो जब हमने वोल्टेज नहीं दिया है तो बोलो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोले तो उपस्थिति होगी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति? तो बोलेंगे सर जब वोल्टेज ही आपने नहीं दिया है तो काहे का विद्युत क्षेत्र? वोल्टेज देंगे, बैटरी देंगे, तब तो विद्युत क्षेत्र आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम बोलेंगे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। शब्दों को ध्यान देना है, इन शब्दों में आपको अपने बोर्ड में आंसर लिखने और नंबर पाना, कुछ भी नहीं कि जो मन में आया वो हमने लिख दिया, है ना। एक डायलॉग था, एक मूवी है, उसमें एक विलन होता है, वो कहता है मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट को खाया, कुत्ता काट के खाया। तो ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वही लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, इलेक्ट्रॉन उधर भागता है। अपना एक मर्यादा है, अपना एक तरीका है, साइंस के शब्द हैं, उन्हीं शब्दों में आपको इस्तेमाल करके पढ़ना है, लिखना है और नंबर पाना है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? बाह्य मतलब एक्सटर्नल, बाहर हम दे रहे हैं। तो अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इनके साथ क्या होगा? ये मेटल के अंदर मूव तो करेंगे, धातु के अंदर चलेंगे, सभी दिशाओं में चलेंगे, लेकिन कैसे गति में चलेंगे? रैंडमली, यानी कि अनियमित गति। बोलेंगे जी? अरे 2 बार बोल तो लो, बोलो अनियमित गति। सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलिए अनियमित गति। बहुत बढ़िया। और अनियमित गति किसमें जाएगा? ऑल डायरेक्शन, यानी सभी दिशाओं में।
है ना। ध्यान से देखो इस पिक्चर को, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। बच्चे हम लोग भी लुका छुपी खेलते थे, है ना। उसके बाद इधर उधर भागते चुक रहे, उसमें कोई है नहीं कोई डिसिप्लिन कि आपको जी खेलना है तो आपको इधर ही केवल भागना है ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इस तरीके से ये भाग रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनका जो नेट करंट होगा वो शून्य हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका जो नेट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, बोले आगे बात समझ में। अब उसके बाद ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप किसी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टर यानी चालक के सिरों के बीच में, सर कलर चेंज कीजिए ना, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ओ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तभी डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं और इसको मैं ग्रीन ले लेता हूं, चलो, है ना, चलो ये ले लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे, मतलब लिखा है यहाँ पे, लेकिन किसी चालक के सिरों पर एक बैटरी के सिरों से जोड़ने पर चालक के भीतर क्या आ जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब ध्यान से देखिएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है। इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र आ जाता है। यानी जैसे ही हम इसके अंदर कोई बैटरी जोड़ेंगे, है ना जी, और मैजिक जादू ये होगा कि यहाँ पे ये जलने लगेगा। मतलब क्यों जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा उत्पन्न। अब समझिएगा ध्यान से, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाध्य करके विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलाने लगता है। इस प्रकार चालक से अस्थायी विद्युत का प्रवाह होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड एंड इन दिस वे देयर इज अ परमानेंट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। यानी समझिए कि यहाँ पे क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, तो मर्जी कर रहा है इधर मूव कर लिया, मर्जी कर रहा है इधर मूव कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज लगा दिए ना, तो विद्युत क्षेत्र आगे बोले इधर कैसे जा रहा है, निकल इधर, अब भाग इधर, बोले ऐसे ऐसे लेके खड़े हैं डंडा के दार सर, इधर आई मी ना पिठिया फाड़ दो तो, एकदम निकल इधर से, एकदम से एकदम एकदम तुमको सीधा ही निकलना, इधर एकदम नहीं आना है, तुमको एकदम धमका दिया एकदम से। तो वैसे ही इसको बाध्य कर रहा सारे इलेक्ट्रॉन को, क्या बोल रहा सारे इलेक्ट्रॉन को कि तुमको इधर नहीं आना है। अगर तुमको वोल्टेज यहाँ लगा दिए है ना, तो वोल्टेज को तुमको वहां पर पहुंचाएगा, मतलब यही वोल्टेज यहाँ विद्युत क्षेत्र देगा, तो ये एकदम धमका के रखेगा, इसको बाध्य करेगा कि इधर भले तुम ऐसे ऐसे घूम के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है। बोले सर आप तो एकदम डरा दिए हमको, एकदम धक धक लगा, सही में हम डंडा उठा लिए थे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी तो नमूना देखा है, हमारे केदार सर बड़े खतरनाक थे। तो ये क्या होगा, बाध्य करके विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करेगा, विपरीत चलाते रहेगा, विद्युत चालक हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहता व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यानी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। देखो जी, ये चालक है, ये चालक का सिरा है, एक ये सिरा है, ध्यान देखिए, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, तो इसको बोलते हैं चालक का सिरा। देख रहे हो, ये देखो, ये चालक का सिरा कहलाता है। तो जब चालक के सिरों के बीच में हम वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, है ना, कुछ भी लगाते हैं चालक के सिरों के बीच में, तो क्या होता है, यहाँ पे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर। अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक निश्चित दिशा में औसत वेग प्राप्त कर लेता है। इन इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स डेफिनिट डायरेक्शनल एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग तो होगा लेकिन एक निश्चित दिशा में होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पटना से हरिद्वार के लिए बस चला, अब वो चाहे जैसे घूमे, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ भी घूमे, लेकिन कौन सी दिशा कहलाएगा, तो इसका ये वाला दिशा कहलाएगा। तो दिशा का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि आप कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो कसम खा के निकलते हैं कि नहीं एकदम सीधा ही जाएंगे, बीच में चाहे सड़क आए, घर आए, कुछ भी आए, सीधा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसमें जो जो रास्ता होगा उस पर हम चलते जाएंगे। एक बचपन में मैंने एक कहानी सुना था, चुटकुला सुना था कि एक माँ और बेटा होता है, बेटा बड़ा होता है, बचपन में उसकी शादी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मानसिक रूप से मेंटल होता है, जो लड़का होता है बड़ा हो जाता है,
तो उसकी जो माँ कहती है कि बेटा ससुराल जाके बहू को घर ले आ, है ना। तो बोला ठीक है माँ, हम ले आएंगे। बोला ठीक है, ले आना। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको वो बोलता है कि माँ मेरा ससुराल किधर है। तो बोलते बेटा, वो खड़ा करती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारा जो ससुराल है ना वो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, तुम्हें इधर ही जाना है। 2 गांव 5 गांव बाद जो भी हो बता देती है कि इधर ही जाना है। अब उसको लगता है कि बिल्कुल सीधा ही हमें जाना है, उसको यही लगता है बिल्कुल सीधा जाना, हमें तो मुड़ना ही नहीं है। मान लो क्या बोल दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, मान लो इधर बेटा था उसको खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया और बोला तुमको बस इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो इधर ही चलना शुरू करेगा। तो वो जो है एकदम सीधा चलना शुरू करता है। अब सीधा चलना शुरू करता है तो बीच में एक बार क्या आ गया, गोबर नहीं रखा होता, गोबर बहुत सारा गोबर रखा था। वो इतना नालायक और बेवकूफ था कि उसको बोला सीधा जाना है तो गोबर पे चढ़ के गया। वो समझ में आ रहा है, करा नहीं इधर उधर नहीं मुड़ेंगे, मतलब मम्मी ने कहा है कि इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में ऐसा ही चलेंगे, एकदम तो इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। और क्योंकि उसके दिमाग मेंटली स्थिति सही नहीं थी तो वो आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में उसको पेड़ दिखाई दिया, तो पेड़ के नीचे से भी तो जा सकता था ना, लेकिन नाक के सामने पेड़ आ गया। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, मम्मी ने कहा था कि यही दिशा में जाना बेटा, दूसरा दिशा में जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। तो इसके बाद क्या करता, कहता पेड़ पे पहले चढ़ जाते हैं फिर उस तरफ उतर जाएंगे। तो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ के नीचे जो था नाला सा बना हुआ था और वहीं पे सड़क भी था, ठीक है। वो चाहता तो सड़क से भी जा सकता था, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में था हमें सीधा जाना है। वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ और अनबैलेंस होने के बाद वो खुद को संभालने के लिए एक डाली पकड़ के लटक जाता है और वहां लटकता है जो नीचे नाला होता है और बगल में सड़क होता है। वहां से एक मतलब राही होता है जो बैलगाड़ी से आ रहा होता है और जब उसको देखता है इस तरह से लटके हुए, बोल रहा होता है बचाओ बचाओ। पहले तो लोग बहुत कम आते थे, तो वो जो बैलगाड़ी वाला होता है बैलगाड़ी पे खड़े होके उसके पांव को पकड़ता है ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन इतनी ही देर में बैल आगे बढ़ जाती है और वो आदमी भी उसके पांव पकड़ के लटक जाता है, नीचे नाला होता है। एक और घोड़े पे आदमी आ रहा होता है। ये जब 2 आदमियों को लटके हुए देखता है तो उसे दया आ जाती है और वो भी जाता है और उसको बचाने के लिए दूसरे आदमी के पांव को पकड़ता है। इतने में कुछ ऐसा होता है कि वो भी उसके पांव पकड़ के लटक जाता है। ये तीनों ही एक लाइन में लटके हैं और नीचे है नाला, यानी कीचड़, नाला मतलब कीचड़ है ऐसा। अब उसके बाद रात का समय हो जाता है और सबसे ऊपर वो नालायक लड़का है, वो नालायक बुद्धू है ना, जो कि बुद्धू ही कहेंगे, जो पकड़ के लटका हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है, ये दोनों बोलता है कि ये भाई अगर ये सूत गया ना रात में, इसको नींद आ गया ना तो हम नाले में गिर जाएंगे। तो बोलता है क्या करें, तो बोलता है काम करो ना, इससे बातचीत करते रहो और बातचीत में उलझा के रखो, इसको नींद नहीं आएगा, फिर सुबह कोई ना कोई हमें बचा लेगा। तो उसके बाद क्या होता है, इससे बातचीत करता, बोलता है भाई तुम कौन से गांव से हो, तो बताता हम ये गांव से, कहाँ जा सब चीज पूछता है। तो बोलता है नींद आ रहा है। तो बोलता है भाई थोड़ा गाना वाना गाओ तभी सुनेगा। तो बोलता अच्छा ठीक है। बोला होली मनाता है, मनाया था भाई। बोला हाँ होली मनाए थे। तो होली मनाया था, तो कैसे मनाया था, तो नीचे लोग बोलता है जोगिरा सारा रा। तो वो ताली बजाने के लिए जैसे ही हाथ छोड़ता है पहला वाला, तीनों नाले में गिर जाते हैं। तो वैसे ही हमें ये माइंड लेके नहीं चलना है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ही सीधा ही जाएगा। वो बुद्धू वाली कहानी नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉन भले टेढ़ा मेढ़ा होके चले, डजेंट मैटर, यहाँ दिखाने के लिए हम ऐसा ही दिखाएंगे, बट एक्चुअली में वो एक डायरेक्शन में ही जाता है। और ये जो डायरेक्शन होता है यही डायरेक्शन होता है इसका औसत वेग का, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए शब्द होता है एक निश्चित वेग, क्या बोलते हैं, एक निश्चित दिशा बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं डेफिनिट, यहाँ एक वर्ड होगा यहाँ पे डेफिनिट डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं डेफिनिट डायरेक्शन बोलेंगे यहाँ पर। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त इस औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए इतने में ही मुझे लगता है कि लगभग 48 मिनट के आसपास का हमारा वीडियो लेंथ हो चुका है। बहुत देखिए पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि फिजिक्स आपको हार्ड लगेगा या फिर आपको आसान लगेगा। अगर आप जो टीचर आपका पढ़ा रहा है उससे ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठती है, आपको उसका पढ़ाया बहुत समझ में आता है, बहुत बेहतर लगता है, तो उसके क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जिसके साथ आपकी जोड़ी अच्छी बनती है, जरूरी नहीं है कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो औरों का भी बेस्ट फ्रेंड हो या किसी और का बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड हो। बहुत सारे हैबिट, बहुत सारी आदतें और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब दो लोगों के बीच में मिलती है तब जाके दोस्ती होती है। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी दोस्ती होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोस्ती अगर हो जाती है तो फिर आपके लिए वो सिलेबस काफी आसान हो जाता है। ठीक है,
बाकी पुरानी मॉडल टीचर एकदम खतरनाक तरीके से आएंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये अफवाह बेग है, ये है, लिख लो रट लो, ये सब नहीं करना है, समझना है केवल, है ना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको नोट्स, पीवाईक्यू, फॉर्मूला शीट सब मिलेगा। तो एक छोटा सा यहाँ डेरिवेशन हम देखते हैं, इस डेरिवेशन के अंदर आखिर हम कैसे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अफवाह बेग को निकाल सकते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसके आने की संभावना है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हम वापस से आपको लेके आना चाहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इन पिक्चर को फिर से दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आपने सभी देखा था कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकराते हैं, किससे टकराते हैं, तो सब के सब टकराते हैं परमाणुओं से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? एटम से टकराते हैं। तो जब ये परमाणुओं से यानी एटम से टकरा रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, एक नजर देख लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पर हमने देखा था, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को चलाते हैं, इस तरीके से ये जा रहा होता है, यानी कि यही अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी इसको और थोड़ा सा बैक कर देते हैं। तो बैक करने के बाद आप देखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन है सब में टक्कर हो रहा है। तो जितना भी टक्कर आपको दिख रहा है कि मान लो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो कहता है कि दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग विश्रांति समय कहते हैं, यानी शीतलन समय कहते हैं, या इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इतनी छोटी सी बात ध्यान रहेगी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। दो टक्करों के बीच का समय होगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, उसको हम लोग बोलेंगे विश्रांति समय, जिसको हिंदी में शीतलन समय भी कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। देखो यहाँ टकरा, यहाँ टकरा, यहाँ टकरा, कोई भी दो टक्कर के बीच का समय होगा और उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको हम कैसे बोलते हैं, टाउ से बोलते हैं। तो बैक करके यहाँ पर आना चाहेंगे और वापस से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। तो मैंने सिंपल तरीके से आपसे कहा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर है और यहाँ टक्कर हुआ, फिर यहाँ टक्कर हुआ, फिर यहाँ टक्कर हुआ, तो बहुत सारे टक्कर हो रहे हैं। ये मान लो पहला टक्कर है और ये मान लो दूसरा टक्कर है। तो दो टक्करों के बीच का जो समय होगा, ये जो समय होगा ना, जो टाइम होगा यहाँ पे, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विश्रांति समय बोलते हैं, यानी इसको रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं टाउ, TAU, टाउ बोलते हैं इसको। टी होता है, इसको ऐसे कर्व कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो टाउ बन जाता है यहाँ पे। तो वापस यहाँ पर आना चाहेंगे और इस डेरिवेशन को आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगेन सो इन द नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्लियर होगा हम समझते हैं। ये बात तो आपको मालूम है कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये एक बल होगा जो काम कर रहा होगा। ये तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाने की वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो विद्युत क्षेत्र अपना उत्पन्न होता है वो एक बल लगाता है इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, और जो दिशा होता है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा का विपरीत दिशा होता है, इसलिए हम माइनस भी है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है ना। लिखा हुआ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये दुनिया जानती है, हम सभी जानते हैं, बदनाम है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूटन बाबा का दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। एक गति का आपने प्रथम नियम पढ़ा होगा, एक गति का आपने द्वितीय नियम पढ़ा होगा। तो जो गति का द्वितीय नियम होता है वो F = ma होता है। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, फर्स्ट मां, पहले मां आएगी। तो m का मतलब होता है द्रव्यमान यानी कि मास, a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया यहाँ पे। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो आपका m है, m की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, me लिख सकते हैं। e का मतलब देखिए ऐसे लिखते हैं, m और इसके यहाँ e लिखते हैं, e का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, और यहाँ पे a लिख देंगे यहाँ पे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा MEA। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी F बराबर क्या है, -E × E है, और यहाँ भी F बराबर ma है। तो अगर इन दोनों ही को आगे अगर आप मर्ज करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ से मिल गया, ये मान लो इक्वेशन 1 है, और ये मान लो सॉरी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ भी देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बायां पक्ष से देखेंगे तो आपको F दिख रहा है, और यहाँ बायां पक्ष में भी आपका F दिख रहा है।
तो दोनों के बदले एक ही एफ लिखेंगे, लेकिन जो दाया पक्ष है आरएचएस राइट साइड है, राइट साइड में यहाँ माइनस ई और ई है, यहाँ एम ए ई है, तो यहाँ दोनों को बराबर कर देंगे और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ए बराबर क्या निकल गया यहाँ पर माइनस ई, यानी कि जो कैपिटल ई ले रहे हैं, बड़ा वाला ई ले रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र के लिए ले रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले रहे हैं। और आपका ये वाला जो छोटा वाला ई हम लोग ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, ये छोटा वाला हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, और इस तरीके से ए का निकल गया यहाँ पे। तो यही वाला वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। कहता द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ बोलते हैं, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो मध्य समय है वो टाउ होता है, जिसे शीतलन समय भी कहते हैं, या इसको विश्रांति समय के नाम से भी जानते हैं। कैसा बोलते हैं बाबू इसको, विश्रांति समय इसको बोलते हैं। यानी कि हम इसको सिंपल तरीके से एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक बात बताओ जी, अगर मुझे ए लिखना होगा, यहाँ देखना, अगर ए लिखना होगा तो क्या मैं वीडी अपॉन टाउ लिखूंगा? बोले सर ये कैसे लिखेंगे? सर ये आपने कैसे लिख दिया? ये सारा सिलेबस छोड़ दो, बेसिक बताओ, त्वरण बराबर बताओ वेग बटे समय होता है कि नहीं होता है? बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी होता है, अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर होता है, और कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा कि आपकी समस्या है बेसिक फिजिक्स में, आपने बेसिक नहीं पढ़ा है बाबू, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आज इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल पे जाइएगा, हिंदी माध्यम का अलग बेसिक मिलेगा, इंग्लिश माध्यम का अलग बेसिक मिलेगा, उस बेसिक वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद में कसम, वो कहते हैं ना विद्यार्थी कसम खिलवा देता हूं, उसके बाद ना समझ में आए ना तो मुझे बताना, ये सब क्लियर आपका हो जाएगा। हमने ए टू जेड वो सारे बेसिक पार्ट क्लियर किए हैं जो आपके पूरे फिजिक्स में काम आएगा यहाँ पे। तो देखो अगर हम ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन टी लिखते हैं, तो बोलो वी डी लिखना होगा तो इन दोनों को गुणा करेंगे नहीं करेंगे? तो बोले वी डी बराबर ए इंटू टाउ हुआ कि नहीं हुआ? और यही वी डी क्या है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है ये? यही अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी यही क्या है अपवाह वेग है। क्या है ये? अपवाह वेग है। आप मुझे बताइए क्या मैं इस ए की वैल्यू को ये लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई, क्या मैं लिख सकता हूं? ए बराबर क्या लिखा हुआ है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम ई। यहां भी देखो ए है, तो अगर इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा ई इंटू ई अपॉन एम ई, और टाउ तो अपने पास पहले से था, तो वीडी का एक फॉर्मूला बन जाता है जो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बनता है, यानी वीडी इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम ई। ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक दो ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको आगे क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन इस बात को समझिएगा कि यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इसके पीछे कारण है। जब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं, और वो भी सदिशों के लिए यानी वेक्टर्स के लिए, से आपका ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या है वेग है, ये क्या है वेलोसिटी है, तो यहाँ पर फिर हम माइनस को हटा देंगे, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, और यहाँ पर बिंदास तरीके से फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो फिर से मैं वही कहूंगा, जिनका बेसिक दिक्कत है उनको हर वीडियो में, हर फिजिक्स के क्लास में और हर चैप्टर में दिक्कत होगा, हर जगह पे आपको दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक क्लियर कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, यानी फिजिक्स झिंगा लाला, एक पलेयाड आता था। खैर, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इन द नेक्स्ट आगे आ जाओ, चला गया बहुत आगे आ गए क्या? ओके, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, और वो बात क्या समझनी है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ना वीडी इज इक्वल टू ई टाउ एम ई, एक्चुअली में इसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि गतिशीलता बोलते हैं। यानी गतिशीलता पढ़िएगा, म्यू इज इक्वल टू होता है यहाँ पे ई टाउ अपॉन एम ई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मोबिलिटी बोलते हैं, ऐसे म्यू बोलते हैं, है ना। म्यू क्या बोलते हैं? म्यू। बोलिए एक बार म्यू, अरे बोलिए एक बार, बोलिए म्यू। बोल दिया? हाँ ठीक है। तो ये हो गया मोबिलिटी। आप लोग बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, इसको गतिशीलता हम लोग बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो गतिशीलता हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं कि वीडी इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू ई हो गया। क्या हो गया? म्यू इंटू ई हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से एक फॉर्मूला और आपको बताएंगे यहाँ पे, चलिए मैं ब्लैंक करके बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब ये क्या होता है सर? देखो जी, ये चैप्टर 3 है ना,
है ना। जो आपका इलेक्ट्रिक मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है ना, तो इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ना होता है विद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल में, जो हम पढ़ाएंगे आपको, है ना, विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इसके बारे में। तो अब होता क्या है कि ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बोलिए हाँ या ना। अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलते ही नहीं है। बोले सर बोल तो रहे हैं, आप सुनते ही नहीं है। और यहाँ जो डीवी होता है ना, डीवी, वी का मतलब क्या हो गया आपका वोल्टेज, वोल्टेज ले लो या पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, आर का मतलब डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको याद कैसे रखा जाए सर, कैसे इसको याद रखेंगे, तो चलिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताते हैं, जिस ट्रिक के जरिए आपको बताएंगे आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो माइनस डीवी अपॉन डी आर हमने लिख दिया। अब चलो जी, कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी आ जाती है। बोले कैसा इमरजेंसी सर, जैसे गांव घर में कभी भी कोई आदमी बहुत बीमार पड़ गया, अचानक से बीमार पड़ गया, कई बार लगता है वो मर गया, लगता है निगेटिव हो गया, है ना। तो क्या होता है, ई का मतलब इमरजेंसी, है ना। एक मान लो इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी कैसा है, कोई निगेटिव हो गया, मतलब लग रहा है कि मर गया या मरने का कगार पर, तो वो निगेटिव हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी दवाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी, दवाई करवाते हैं। फिर कहाँ ले जाते हैं, अरे बोलो कहाँ ले जाते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ध्यान से देखो ट्रिक बना कि नहीं बना, और ऐसे ही हर फॉर्मूला का ट्रिक मैं अपने सिलेबस में और अपने क्लास में बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर अगर मैंने छोड़ दिया कि तुम फार्मूला याद कर लेना, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं अगर वो फार्मूला भूल जाते हैं। एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास के अंदर ही उनको मैं सारा फार्मूला इस तरीके से याद करवा दूं, ऐसे ट्रिक दे दूं, ऐसे एनिमेशन वीडियो दिखा दूं, ऐसे चैप्टर को पढ़ा दूं कि उनके लिए चीजें अपने आप आसान हो जाए। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो आपने देखा है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आ रहा है कि कुछ तो है ना। बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी में बोलता है ना वो। तो वैसे ही एक फॉर्मूला होता है इसी, E इज इक्वल टू होता है V बटे एल। क्या होता है, E बराबर V बटे एल। यहाँ V ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, एल ले लिया। तो V का मतलब फिर से क्या हो गया, वही वोल्टेज हो गया जो वोल्टेज ले रहे हैं। एल का मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मतलब वही दूरी। और ई का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो ई बराबर वी बटे एल, बोलो 5 बार बोलो, ई बराबर वी बटे एल, बोलो जी ई बराबर वी बटे एल, ई बराबर वी बटे एल। और बोलो यार ई बराबर, बोलो ई बराबर वी बटे एल, बोलो ई बराबर वी बटे एल। हो गया। अब बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आने के बाद अब बताओ मुझे कि ये जो ई लिखा हुआ है, क्या इसके बदले मैं V बटे एल लिख दूं, बोलो लिखूं कि नहीं लिखूं, बोले हाँ सर लिख दीजिए। तो अगर इसके बदले V बटे एल लिख दूंगा तो बताओ फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ एम ई वी बटे एल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू और V बटे एल, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये जो संबंध आपको मिला है, ये जो रिलेशन आपको मिला है, इस संबंध में हमें देखना होगा कि कौन समानुपाती है, कौन व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, जैसे जो संबंध रिश्ते बनते हैं ना, जैसे मान लो दो लोगों की शादी होती है, तो दो परिवारों का संबंध बनता है। उसमें कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बाबू जो एकदम समानुपाती होता है, यानी कि आप अगर खुश हैं तो अगला आदमी भी बहुत खुश है, और अगर आप दुखी हैं तो अगला आदमी भी बहुत दुखी है। तो इसको बोलते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपके खुशी में ही उसकी खुशी है और आपके दुख में उसका दुख है। लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो उल्टा चलता है, यानी कि वो आपका दुश्मन होता है। आप जब खुश होते हैं तो मातम बना रहा होता है, कोई मर गया है, बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत दुखी होते हैं तो बड़ा खुश हो रहा होता है। तो रिश्तों में ऐसे संबंध हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ भी हर फॉर्मूला के अंदर संबंध होते हैं, और वही दो संबंध जो मैंने आपको बताया है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो वीडी है, समझिएगा, ये जो वीडी है, ये बोलिए वोल्टेज के समानुपाती है कि नहीं है। यानी अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो देखिए जो वी है ये कहां पर है, अंश में है कि हर में है, बोले तो नोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर है, तो ऊपर में है। यानी इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोले हाँ जी सर बढ़ेगा। और दूसरी बात बताओ, जो टाउ है इसके साथ भी कैसा है वीडी, टाउ के साथ में, टाइम के साथ में भी कैसा है, टाइम के साथ भी समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी दो टक्करों का बीच का समय
जब बढ़ेगा, यानी यहां से यहां जितना ज्यादा समय बढ़ेगा, जितना दूर दूर टक्कर होगा, उतना बढ़िया उसका वेलोसिटी होगा। जैसे दो लोग हैं, सड़क पे चला रहे हैं गाड़ी। अब एक सड़क पे जो गाड़ी चला रहा है वो हर 10 कदम पे उसको बैरियर मिल रहा है, रुकावट मिल रहा है सड़क पे, तो उसको दिक्कत होगा ना, है कि नहीं, कम जाएगा स्पीड उसका। लेकिन किसी को 100 मीटर की दूरी पे मिल रहा है, उसका स्पीड ठीक ठाक होगा उसके मुकाबले। तो जितना दूर दूर पे टक्कर होगा, मतलब जितना लंबा समय होगा दो टक्करों के बीच का, उतना बढ़िया आपको कैसा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, अपवाह वेग होगा यहाँ पे। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और इसके बाद ही आपको यहाँ समझना होगा कैसे कैसे क्या काम होता है यहाँ पे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। लगभग 1 घंटे के आसपास क्लास हो रहा है यहाँ पे, एंड देन आफ्टर फिर ओम्स लॉ हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे काम करता है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है इतनी मेहनत से मैंने हर टॉपिक को बताया है, और ऐसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में और मजा आता है पढ़ाने में ऑनलाइन में और मजा आता है पढ़ाने में, मतलब दिल खोल के पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन तो है ही, सामने बच्चा बैठा होता है, अपना करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम समझते हैं इन क्वेश्चंस को। तो वेयर इज द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन सर। आओ देखो इसको, चलो ये ले लेता हूं। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, है ना। तो क्या कहता है, देखो ये हिंदी में लिखा है और ये देखो इंग्लिश में लिखा है। मैं इसको केवल पढ़ के बता देता हूं और अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पढ़िए सर, जल्दी जल्दी पढ़िए, 1 घंटा हो गया है। आओ पढ़ते हैं। कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which electrons move under the influence of an electric field, यानी अपवाह वेग वह औसत वेग है जिससे इलेक्ट्रॉन मूल कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है, गति करता है, विद्युत क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में करता है ना। और क्या कहता है, when a potential difference is applied across a conductor, यानी कि कहता है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, यानी फिर से वही बोलेंगे, चालक के सिरों पे, देख रहे हो, चालक के सिरों पे ये वोल्टेज विभवांतर लगाया जाता है। तो वोल्टेज लगाने से केदार सर आ जाएंगे, वोल्टेज ही केदार सर हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों का अनियमित तापीय गति के साथ साथ क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स व्हाट, कि विच फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद देयर रैंडम थर्मल मोशन टू मूव विद ए सर्टेन एवरेज वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो कई तरीके आंसर लिखने के। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि चालक पे लगाया गया विभवांतर बढ़ा दिया जाए तो अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहता है कि वोल्टेज को बढ़ा देंगे, जैसी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बताइए इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, या क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के भी वोल्टेज को बढ़ाएंगे उस पर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा। तो देखिए ध्यान से, संबंध भी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो जी, हमने संबंध पढ़ा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है, ये भी बढ़ेगा। और अगर वोल्टेज घटेगा तो अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो अपना अपवाह वेग है, वो भी क्या होगा, घटेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या आंसर देंगे इसका, इसका आंसर हम लोग देंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वीडी जो होता है वो वी के अपवाह वेग चालक पे लगाए गए विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है ना। और कहता है when the potential difference is increased, the intensity of the electric field inside the conductor increases, यानी जब विभवांतर बढ़ता है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही तीव्रता बढ़ती है
तो इस बढ़े हुए विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे अधिक बल लगता है। अब इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा बल लगेगा, मींस व्हाट, दिस कॉजेज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स टू इंक्रीज मेकिंग दे मूव विथ ए ग्रेटर एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये कह सकते हैं कि जिससे वो अधिक औसत वेग से गति करते हैं और एज ए रिजल्ट हम कहते हैं कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया है, परिणाम स्वरूप अपवाह वेग क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो पूरा का पूरा हमने निचोड़ दिया एकदम से। अपवाह वेग क्या होता है, चालक के अंदर कैसे चलता है। हाँ, 1 घंटा का समय लगा, लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लिए हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर निचोड़ दिए, चाहे वो डेरिवेशन का पार्ट हो, चाहे बाकी चीजों हमने एकदम बढ़िया से पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां आपको समय समय पे बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। मेरी बुक आने वाली है, बहुत बेहतरीन बुक आने वाली है मेरी, जिस बुक में पूरे क्लास 12th का जो फिजिक्स होगा उसका एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स आने वाला है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप हमारे ऑफिस से आके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन का एड्रेस है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि बिहार शरीफ में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार शरीफ आप सभी जानते होंगे, वहाँ एक जगह है धनेश्वर घाट, मंदिर बहुत फेमस है। तो धनेश्वर घाट रोड पे ही अंदर हल्का सा गली में आएंगे तो वहीं पे आपको हमारा बैनर वगैरह दिख जाएगा, तालाब के पास प्रोफेसर कॉलोनी में हमारा है। और यहाँ बाहर में हमारा ऑफिस है, काउंटर है, हमारे जो टीम मेंबर हैं जो भी ऑफिस में है वो, उनसे आप ये बुक को ले सकते हैं। बहुत जल्दी ये बुक लॉन्च होने वाला है। तो और भी बहुत सारे लगातार ऐसे सीरीज में बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी आने वाली है। मतलब पिछले 1-2 सालों से हमारा काम चल रहा है इसके ऊपर कि हम मार्केट में बुक लाने वाले हैं। तो फाइनली वो अब आउटपुट अपना दिखने वाला है, 1-2 सालों का मेहनत जो हमारा है। तो वो जो भी बुक है वो दिखेगा, और देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी इसको डाल देंगे अगर ऐसा रहा तो जिससे बाहर के जो बच्चे वो भी ले पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं और से है और वो लेना चाहता है तो उसको हम कुरियर भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या जैसा होगा तो देख लेंगे, पीडीएफ के रूप में दे देंगे। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, यहाँ तक आप पढ़िएगा, समझिएगा, और अगले पार्ट में ओम्स लॉ या बाकी चीजों के बारे में जानेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। जितनी चीजें आप पढ़ते हैं और जो हमने अपने वीडियो के दौरान शुरू में बोला था कॉपी पेन लेके बैठना लिखने के लिए, तो मैं यही कहूंगा उसको जरूर लिखिएगा। अभी हमारा जस्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है 12th का, जिसमें भी ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो बिहार शरीफ के इर्द-गिर्द के जो बच्चे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।